लाया नहीं जा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। एनडीए का सीधा है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमने कहा है 2025 फिर से नीतीश। तो फिर इसमें चेहरा क्या, जिसका चेहरा ऑलरेडी है, जो मुख्यमंत्री खुद शासन चला रहे हैं और उनके चेहरा पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां से फिर नया घोषणा की क्या आवश्यकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर दल ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। सहरसा में एक रैली को संबोधित करते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने विकास के नाम पर जनता से वोट मांगा और एक नए बिहार के निर्माण का वादा भी किया। एक नए सोच के साथ नया बिहार बनाने का समय आ गया है, परिवर्तन का समय आ गया है और हम लोग सब लोग, सभी समाज के हर धर्म के लोग, हर जात, हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं और एक नया बिहार बनाना चाहते हैं, एक नई सरकार बनाना चाहते हैं, जनता का राज लाना चाहते हैं। कारखाने खुले, निवेश आए, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोगों को चाहिए। वहीं इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के सीएम फेस बनाए जाने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जो कहा है वो करके दिखाएंगे। तेजस्वी का एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार को जो है नंबर 1 बनाना है। हम टूटी फूटी और झूठी बातें नहीं कहते हैं, कच्ची बात नहीं करते हैं, पक्की बात करते हैं। आप सब लोगों को पता है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। महागठबंधन द्वारा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने पर भाजपा हमलावर है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चेहरा हैं, वीआईपी प्रमुख उप मुख्यमंत्री चेहरा हैं और कांग्रेस पार्टी को कालीन बिछाने का काम मिला है। कितना लोगों ने सपोर्ट किया है वो तो तभी दिखाई दे रहा था जब तेजस्वी जी के चेहरे पर सवाल खड़े करते हुए पप्पू यादव, जो राहुल गांधी के सबसे विश्वस्त और खासम खास माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का ही चेहरा जो है वो बिहार में वोट ला सकता है और किसी का चेहरा काम नहीं करेगा। तो मुझे तो लगता है कि तेजस्वी जी, जनमत तो बहुत दूर है, आपको तो जनपद और संगत का भी एंडोर्समेंट मिला नहीं है। तेजस्वी जी चेहरा, वीआईपी पार्टी डिप्टी सीएम और कांग्रेस पार्टी जिसके 60 कंटेस्टिंग सीट्स, 4 सांसद, उसको कुछ नहीं, दरी बिछाने का काम मिला। बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने सीबीआई द्वारा तेजस्वी यादव पर की गई एफआईआर का जिक्र करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करने वाले तेजस्वी यादव ने लालू यादव के काल में कई घोटाले किए। सीबीआई ने अपने एफआईआर में जब इन पे एफआईआर किया, उसका मेन क्रक्स था कि लालू प्रसाद जी के रेलवे मंत्री के काल में इसी चाणक्य होटल जो हमारे बगल में है, जिसके कैंपस में लोग बैठे हुए हैं, इनके मालिक को 2 और होटल देने की बात की गई, पुरी में और रांची में, और उसके बदले में पटना में 3.5 एकड़ जमीन लिखवाई गई। ये जमीन लिखवाई गई डिलाइट मार्केटिंग, जो थी प्रेमचंद गुप्ता, उन्हीं के पार्टी के राज्यसभा सांसद, अपने नाम पे डायरेक्टली नहीं लिया गया। और 2010 से डिलाइट मार्केटिंग के सारे शेयर तेजस्वी राबड़ी देवी के नाम पे ट्रांसफर होते गए। 14 से 16 होते होते डिलाइट मार्केटिंग में प्रेमचंद गुप्ता चले गए 0 और 100% मालिक बन गए तेजस्वी और राबड़ी। भ्रष्टाचार की परछाई को भी ये नहीं छोड़ेंगे। अजय आलोक ने कहा कि तेजस्वी यादव ने अपने नामांकन पत्र में अपनी संपत्तियों का उल्लेख नहीं किया है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इसका स्वतः संज्ञान ले। इन्होंने अपना नामांकन पत्र दायर किया, इन्होंने अपने नामांकन पत्र में ना डिलाइट कंपनी का मेंशन किया है, ना फेयर एग्रो का मेंशन किया है, ना AK एसोसिएट्स का मेंशन किया है। क्यों? ये प्रॉपर्टीज अगर ईडी ने अटैच की है तो इनको अपने एफिडेविट में इसको लिखना चाहिए था कि ये तमाम संपत्ति, ये कंपनी मेरे नाम से है जिसको ईडी ने अटैच किया। ये मेंशन इन्होंने नहीं किया है, तो हम चाहेंगे कि चुनाव आयोग इसका भी संज्ञान ले जरा।
और एनडीए ने चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री की रैली के साथ पीएम मोदी की आज 2 रैलियां, पहली रैली समस्तीपुर में हो चुकी है, उसी के साथ शंखनाद किया है। बिहार की पूरी चुनावी रण पे और बात करने के लिए अरुण कुमार पांडे, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं। साथ ही राजेश राज और मधुरेश, हमारे साथी संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अरुण कुमार जी, आप ही के पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे किस तरह से आप देखते हैं इस शंखनाद को, पहली रैली समस्तीपुर से कर्पूरी ग्राम से। तो आपने देखा ही, बिहार में खासकर अति पिछड़ी जात की आबादी है 36%। कहते हैं 112 जातियां हैं। कर्पूरी ठाकुर जात की नहीं, जमात की राजनीति करते थे, अति पिछड़ा समाज से आते थे। यूँ कहिए कि जात के हिसाब से तो बहुत अल्पसंख्यक जाति थी, ना इस समाज से आते। लेकिन अपने सार्वजनिक जीवन में जो उनकी पहचान थी, सादगी, ईमानदारी, वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब, महिला, सबके लिए वो जिस ढंग से हितैषी थी, ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि जर्नलिस्ट के नाते कर्पूरी जी 2 बार चीफ मिनिस्टर हुए। इसके पहले पहली बार वो कहिए प्रदेश के, दूसरी बार वो डिप्टी सीएम बने, दूसरे डिप्टी सीएम, और फिर विपक्ष के नेता हुए। एक जर्नलिस्ट के नाते दर्जन नहीं सैकड़ों बार उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से, उनसे बातचीत करने का मुझे अवसर मिला। उसके बाद के कई मुख्यमंत्री, मैं तो केदार पांडे के जमाने से सभी मुख्यमंत्री के कामकाज को देख, लेकिन शायद कर्पूरी ठाकुर की जो सादगी और सरलता थी, आज भी वो परिणम्य है। किसी के सामने आने पर पहले उनके हाथ झुकते थे। देखिए इनकी सादगी। और अपने पद पर जब अवसर मिला, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि उन्होंने जाति नहीं, जमात की राजनीति जी। बिहार में कहते हैं कि जो अंग्रेजी की अनिवार्यता थी उन्होंने समाप्त किया। कर्पूरी डिवीजन उस समय लोग कहते थे कि भाई जो गरीब गुरबा लोग हैं समाज में, जो खासकर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, वो अंग्रेजी के कमजोर होने के कारण वो मैट्रिक की परीक्षा पास नहीं होते थे। उस समय अंग्रेजी अनिवार्य हुआ करता था जी। कर्पूरी जी ने ये अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त की, और इसका बहुत ग्रामीण जीवन पर, खास करके जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में डिग्री पाना शुरू किए, उसमें कर्पूरी जी का योगदान था। ये बिहार वो जगह है, उस आरक्षण के आंदोलन को भी हमने देखा, और बिहार ही वो है जहाँ की ईबीसी और ओबीसी, यहाँ 27% पिछड़ों की आबादी है, जो पूरे देश में ओबीसी कहलाता है। हाँ। और ईबीसी जो उसकी आबादी है 36%, मतलब 63% यहाँ पिछड़े अति पिछड़ों की आबादी है। कर्पूरी जी ने अपने राजकाज में जब 2 बार सीएम, तो अति पिछड़ों का एक अलग क्लासिफिकेशन किया। बिहार पिछड़े और अति पिछड़ों के अलग अलग आरक्षण सरकारी नौकरियों में लागू है। ये उस समय उनको विरोध भी झेलना पड़ा था, लेकिन प्रतिबद्धता थी उनकी, राह दिखाई। आज उसी के नक्शे कदम पर केंद्र सरकार ने जो रोहिंग्या कमीशन बनाया है, जिससे अति पिछड़ों के लिए वहां भी जो अभी मांगे उठ रही है कि केंद्र की भी नौकरी में ओबीसी और ईबीसी कीजिए, तो मुझे लगता है कि शायद इसी नक्शे कदम पर केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने वो आयोग बनाया था, जिसकी रिपोर्ट प्रेसिडेंट के यहाँ सबमिट है, अभी वो लागू होना है जी। तो कर्पूरी जी के गांव में आज प्रधानमंत्री से, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, जो पहले पितौजिया गांव कहलाता था, उस गांव में भी जब कर्पूरी जी थे तब भी मुझे जाने का अवसर मिला था। और जो सादगी थी, कभी कोई अपना घर फूस का घर था, घर नहीं बनाया उन्होंने जी, यूं ही रहा। और फिर उसके बाद तो जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने, तो कर्पूरी जी का वो जो गांव था उसको स्मृति भवन बना। आज भी प्रधानमंत्री गए थे तो उनकी जो वो झोपड़ी का घर, इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन लगा था। आज अच्छा लगा कि कर्पूरी जी को याद किए गए। लोकसभा चुनाव के पहले कर्पूरी ठाकुर को इसी सरकार ने भारत रत्न की उपाधि दी, जो देश का सर्वोच्च सम्मान है। और अब इस विधानसभा चुनाव का जो आज से चुनाव अभियान का श्री गणेश किया है, 6 दौरा प्रधानमंत्री का होगा। यह पहला दौरा था जिसमें अभी समस्तीपुर गए, फिर अभी बेगूसराय जाएंगे। आपने ठीक ही कहा कि वहाँ रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि पर जाएंगे। इसके बाद फिर अरुण कुमार जी आपको रोकना चाहेंगे, क्योंकि अभी अगर हम इसी पर बात करें, जननायक कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक सामाजिक कायाकल्प ने बिहार में एक इतिहास रचा और पूरे देश में राजनीति को एक नई दिशा दी है। ऐसे में वो क्षेत्रीय पार्टियां बिहार की, खासकर जो पिछड़ों की राजनीति करती हैं और हवाला देती हैं हमेशा से जननायक कर्पूरी ठाकुर के तमाम कदमों का और उनके आदर्शों का, क्या एनडीए ने, जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार का शंखनाद कर्पूरी ग्राम से किया है, तो संकेत और संदेश या फिर उस राजनीति को आगे बढ़ाते हुए आदर्शों पे, कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पे चलते हुए
एनडीए और महागठबंधन की दिशा और उनके काम करने के तरीकों को भी बहुत साफ जनता के सामने रख दिया, कथनी और करनी के फर्क को भी दिखाया। क्यों, ठीक ही कहा ऋतु जी ने। देखिए, कर्पूरी जी ने अपनी जिंदगी में, आज रामनाथ ठाकुर केंद्र में मंत्री है, जिंदगी में उन्होंने कभी रामनाथ ठाकुर को की विधायक भी नहीं बनने दिया। वो दिन भी मुझे याद है, कर्पूरी जी के उनके समस्तीपुर के साथियों ने जब चुनाव लड़ाने की वकालत की तो नाराज हो उठे थे। और इसके बाद उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि आप लोग कहते हैं कि रामनाथ को लड़ाइए तो कर्पूरी ठाकुर चुनाव नहीं लड़ेगा। नहीं, कर्पूरी ठाकुर जो शख्सियत, आज नीतीश कुमार ने वही बात कही कि भाई देखिए, कर्पूरी जी के हम तो नक्शे कदम पर उनके अनुयायी है, चेले हैं, उन्हीं के नक्शे में मैं भी परिवारवाद से दूर हूँ। भ्रष्टाचार, मैंने कहा कि उनकी सादगी ईमानदारी उनकी पहचान थी। आज तो जो कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी और चेले कहते हैं, अब वो सब लोग जो किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन कहने भर की बात है, कहाँ उनका अनुसरण करने वाला। और जो कर्पूरी जी के बारे में मैंने प्रारंभ में कहा कि वो जात नहीं जमात की राजनीति करते थे, आज तो जात की राजनीति हो रही है। आज जो अगड़ा पिछड़ा, पिछड़ों में भी अति पिछड़ा, दलित में दलित, महादलित, जो लोग आज कर्पूरी जी के चेले अनुयायी कहते हैं, सच पूछिए आचरण अनुसरण में वो कहाँ है वो। लेकिन आज ठीक है, प्रधानमंत्री हो चाहे नीतीश कुमार हो, वो तो परिवारवाद से अपने परिवार को किसी को इससे तो बचे हैं। तो कर्पूरी जी के लिए जो ये बात लोग आज करते हैं, खास कर्पूरी ठाकुर बनना किसी के लिए बहुत सरल नहीं है। आज जो मैंने कहा कि ये चुनाव के साल में 36% अति पिछड़ों की आबादी है, तो प्रधानमंत्री ने आज जो वहां से शुरुआत की, ये अति पिछड़ों को साधने की भी आखिर जो पॉलिटिकल आदमी है तो कुछ तो पॉलिटिकल ध्येय उद्देश्य होगा। कर्पूरी जी को सम्मान देके, याद करके, लोकसभा चुनाव के पहले उनको भारत रत्न से नवाजा गया। आज उनके गांव जाकर उनके प्रति उन्होंने श्रद्धा निवेदित की। और ये उत्तर बिहार वही इलाका है कि जहां पिछले चाहे लोकसभा का चुनाव कहिए, विधानसभा का चुनाव कहिए, एनडीए को अच्छी खासी बढ़त और शख्सियत मिली थी। उत्तर बिहार में लोकसभा की 40 में 26 सीटें हैं, 26 में 3 सीटें सिर्फ महागठबंधन को मिली थी और फिर वो 23 सीट मिली थी एनडीए को। आज प्रधानमंत्री ने खास करके समस्तीपुर से, कर्पूरी ग्राम से जो अपनी ये चुनाव अभियान का जो आगाज किया है, इसके पीछे एक ध्येय उद्देश्य मुझे यह भी दिखता है। और जिस ढंग से अभी पिछड़ा अति पिछड़ा को साधने के लिए यह महागठबंधन के आपने देखा कि मुकेश सहनी भी एक अति पिछड़ा समाज से आता है। तो अभी कर्पूरी जी को याद करके, यदि कर्पूरी जी की जो शख्सियत थी, जो मैंने आप कहा कि वो तो जीवन में कभी जात की राजनीति नहीं की, जमात की राजनीति करते थे, तो उनको याद करके जो महागठबंधन की भी जो राजनीतिक सोच है, अप्रोच है, उसको भी कहीं कुंद करने की एक बड़ा प्रहार है। अरुण जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथी संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद हैं, मधुरेश और राजेश हैं। राजेश, पहले आप ही के पास आना चाहेंगे। बेगूसराय में आप मौजूद हैं, अगली रैली प्रधानमंत्री की बेगूसराय में होने जा रही है। क्या बड़े संदेश दिनकर की धरती से प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर से राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की भूमि बेगूसराय पहुंचने वाले हैं। और जो यहाँ पूरा रंग है कि जीविका दीदी बड़ी तादाद में उनको सुनने के लिए यहाँ पहुंची है। महिलाओं की एक बड़ी भीड़ आप देख सकती हैं। हमारे दाहिनी तरफ हमारे कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा आपको दिखाएंगे। और प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं यहाँ से विपक्ष को एक कड़ा संदेश देने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो उत्साह से बड़े हैं, एनडीए के कार्यकर्ता भी उत्साह से बड़े हैं। और आप देख सकते हैं कि हाथों में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए ये हाथों में गदा लेकर ये पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरवन साहब है, मेरे पिता का नाम श्री भागरा साहब, माता का नाम श्रीमती राम दुलारी। प्रधानमंत्री जी की रैलियों में आप हमेशा पहुंचते हैं, कौन सी रैली है ये? मेरा 160वां सभा है और इस राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पावन धरती पर, बिहार के श्री श्री कृष्ण बाबू की कर्मभूमि पर और राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा की धरती पर, भोला बाबू की धरती पर, विश्वनाथ सिंह की धरती पर मैं उनको चंदन बंदन अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये समर्थक हैं, 160 रैलियों में शिरकत कर चुके हैं और प्रधानमंत्री को यहाँ देखने और सुनने के लिए पहुंचे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि प्रधानमंत्री का क्या क्रेज है बिहार में कि 160 रैलियों में हनुमान जी का रूप धरकर, हाथों में गदा लेकर ये लगातार देश। बिल्कुल राजेश, दिनकर की, राष्ट्रकवि दिनकर की पंक्तियों ने एक बड़ी क्रांति या एक बड़े बदलाव का एक संकेत दिया था। अपनी उन पंक्तियों के जरिए 70 के दशक में कर्पूरी ठाकुर ने एक बड़ा परिवर्तन किया है सामाजिक और राजनीतिक तौर पर, न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के लिए।
ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। प्रधानमंत्री की रैली हो रही है। साथ ही हमारे साथ मधुरेश जुड़े हुए हैं। मधुरेश, लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करना, क्या ये एनडीए के लिए एक तरह से चुनौती आई है, या ये बिहार की जनता में पिछले, अगर हम 30 साल में बात करें तो दो बड़े गठबंधनों के दो बड़े चेहरे इस समय चुनावी मैदान में हैं, नीतीश कुमार और महागठबंधन के तेजस्वी यादव। क्या किस तरह से अब आप चुनाव को बदलते हुए देखते हैं? देखिए, एक लंबे समय से महागठबंधन में खींचातान की स्थिति चल रही थी। मान मनोवल का दौर चल रहा था। 243 सीट्स के लिए 255 उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया। नामांकन के दूसरे चरण के नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन भी 2-3 उम्मीदवारों ने ही नामांकन वापस लिया। ऐसे में अभी भी कई ऐसे जगह है जहां पर महागठबंधन की जो पार्टियां हैं वही आमने सामने खड़ी है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना और वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना एक तरह का एक क्राइसिस मैनेजमेंट है। ये इन सब चीजों पे मिट्टी डालने की कोशिश है कि वो एक तय समय पर महागठबंधन की जो पार्टियां हैं वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं कर पाई। महागठबंधन की जो पार्टियां हैं वो अपने उम्मीदवारों का नामांकन तय समय पर तय जगह से नहीं करा पाई। तो और लोगों में इस चीज को लेकर के कई सवाल थे। इन सवालों पर मिट्टी डालने की कोशिश के तहत ही एक तरह से कहा जाए तो तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के नाम को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया गया है। दूसरी तरफ अगर बात करें एनडीए में, तो एनडीए में शुरू से जिस तरीके से क्रोनोलॉजिकली सब कुछ अरेंज रहा है, सब कुछ मैनेज रहा है, तो ये संदेश जनता के बीच एक गया है कि एक तरफ एक मैनेज पार्टी है और एक तरफ एक ऐसी गठबंधन है जिसमें लगातार फूट देखने को मिल रहा है, जो कि सरकार बनाने के तो दावे करती है, लेकिन देखने से ही पता चल रहा है कि एक स्टेबल सरकार देने में वो महागठबंधन सक्षम नहीं है। ठीक, महागठबंधन भले ही साथी के तौर पर एक साथ हैं, लेकिन विचारों के तौर पर और आइडियोलॉजी के तौर पर एक मंच पे नहीं आते दिखाई दे रहे हैं। अरुण कुमार जी, आपसे जानना चाहूंगी, पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में जिस आक्रामक अंदाज में दिखाई देती है आपको, क्या कोई बड़ा बदलाव आप देखते हैं 2015 से 2025 के बीच में? और ये शायद पहली बार होने जा रहा है जहां दोनों गठबंधनों के मुख्यमंत्री चेहरे इस बार चुनावी मैदान में होंगे। नहीं, देखिए, ये तो 2020 के चुनाव में भी एक और नीतीश कुमार थे, दूसरी ओर तेजस्वी यादव थे। ये तो बीच में अभी कांग्रेस ने लंगी मारी कर दी ना कि भाई तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। और प्रायः सभी नेता जो बिहार आते रहे वो तेजस्वी यादव के संबंध में कहते थे कि भाई चुनाव के बाद ही तय होगा। ये तो कांग्रेस ने अपनी फजीहत कराई। पहले तो वो 70 सीट लड़ी थी, 70 सीट ही फिर लड़े या उससे कम नहीं लड़े, इसके लिए जद्दोजहद की। और लालू प्रसाद ने, तेजस्वी यादव ने नहीं माना और फिर राजद के ही शर्त पर कांग्रेस को झुकना पड़ा। आज तो जो 61 सीट के लिए भी दावेदारी थी उसमें कल 3 उनके कैंडिडेट ने वापस ले लिया चुनाव। अब 58 कैंडिडेट बचे हैं। और जिस आज बेगूसराय में जा रहे हैं प्रधानमंत्री, वहां का एक मछुआरा असेंबली सेगमेंट है, वहां कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने। क्यों? बेगूसराय को एक पहचान थी, पहले तो कम्युनिस्टों का लेनिनग्राद कहते थे, लेकिन वहां आप 2 पिछला लोकसभा चुनाव याद कीजिए ना, एक और कन्हैया कुमार थे, गिरिराज सिंह थे, क्या समा बना था और कैसी हार सीपीआई को देखनी पड़ी। फिर तो पिछले चुनाव में तो कन्हैया कुमार को लड़ने का अवसर ही नहीं दिया लालू प्रसाद ने। तो कुल मिला जुला कर ये जो बदलाव आया है, कोई नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी, ये कोई पहला बार नहीं। यहाँ उसमें अभी तेजस्वी के लिए एक प्लस पॉइंट हो गया है कि जिसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे थे अपने ही महागठबंधन में, तो कांग्रेस कल राजी हो गई। कल अशोक गहलोत आए थे और उन्होंने कहा कि नहीं, तेजस्वी यादव महागठबंधन के चेहरा। सिर्फ ये उपलब्धि मैं मानता हूं, लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि स्थिति तो वही रही जो पिछली बार, कौन सा वोट जुटेगा। और जब महागठबंधन में अभी महागठबंधन बना है, आप ही ठीक बता रहे थे कि 12-13 सीटों पर जिस ढंग से द्वंद है आपस में ही, तो सीट में तो अभी सीट को लेकर गांठ समाप्त हुई नहीं। वो गांठ आज भी बनी है, जो बेगूसराय मैंने आपको उदाहरण दिया बछवाड़ा सीट को लेकर के। तो ये एक स्थिति ठीक है, आज से चुनाव अभियान शुरू, लेकिन जो एकजुटता एनडीए ने दिखाई, आज आप देखें कि अभी समस्तीपुर की सभा में, फिर अभी बेगूसराय की सभा में, और इस तरह से 12 रैली होनी है प्रधानमंत्री की। सभी सभाओं में उनकी रैली में एकजुटता दिखेगी। सारे जो एनडीए में घटक दल के सारे नेता वो मंच पर दिखेंगे। ये दर्शाता है कि उसमें एकजुटता है। और रही बात कि पिछले इस 17 महीने के गैप के बाद
जो ये डबल इंजन की सरकार बनी है, तो प्रधानमंत्री ने इस चुनावी साल जनवरी से 6 सभाएं की, कोई 1.5 करोड़ से अधिक की योजनाओं परियोजनाओं का। अरुण कुमार जी, आप बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। 2015 के चुनाव के बाद 2025 के चुनाव में एनडीए कितनी मजबूत स्थिति में दिखाई देता है? किस तरह से आप देखते हैं एनडीए को जमीन पर? देखिए, 2015 के चुनाव में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार साथ थे, तब भाजपा अलग रही। असेंबली चुनाव की बात मैं कर रहा हूं आपसे। तब उस समय लगता था कि भाई बीजेपी ने एक माहौल बनाया था और कहा था कि भाई सत्ता से हम नीतीश कुमार को बाहर करेंगे। तो तब का चुनाव और 25 के चुनाव में तो आज एनडीए, देखिए, जब से 2005 के बाद से नवंबर महीने से बिहार में लालू प्रसाद का वो राजनीति, जिसको एनडीए के लोग और विपक्ष के लोग जंगल राज की समाप्ति आज प्रधानमंत्री ने भी बात दोहराई, तब से तो फिर एनडीए यहाँ इंटैक्ट है। लॉन्गेस्ट पीरियड के चीफ मिनिस्टर और 9 बार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार रहे, भले 4 ही टर्म आप कहेंगे, लेकिन दुल्हा वही रहे, बारात भले बदलती रही। 2 बार जो बारात बदली, मतलब जो विपक्ष में पार्टी होती थी वो सत्ता में आ जाती थी, और जो सत्ता में थी वो विपक्ष में जाती थी। मुख्यमंत्री कुर्सी तो वही सलामत रही। और मुख्यमंत्री का नीतीश कुमार का जो एक कद, चेहरा और पहचान बनी है, आज भी कोई व्यक्तिगत उन पर आक्षेप नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, एक विजनरी लीडर की उनकी पहचान है। और बिहार को निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 2005 के बाद जब से एनडीए सरकार आई है, भारी बदलाव आया है। पहले तो यहाँ हर काम में, चाहे वित्त का संकट हो और प्रशासनिक भ्रष्टाचार, जात पात, और फिर उस समय का दौर यदि याद करेंगे, वो काला दिन था। अरुण जी, हमारे साथी संवाददाता राजेश इस समय बेगूसराय में है। राजेश, लेनिनग्राद की राजनीति किस तरह से बदली हुई दिखाई देती है? क्या चुनावी समीकरण दिखाई देते हैं? देखिए, बेगूसराय को कभी मिनी मॉस्को और लेनिनग्राद कहा जाता था, लेकिन 1998 में जब आरजेडी ने बलिया लोकसभा, जहां से कभी सूरजभान एमपी होते थे, वहां पर राजवंशी महतो जो पूर्व सांसद हैं, उन्होंने सीपीआई को धूल चटा दी थी। और उसी वक्त लेनिनग्राद यहां से लगभग खत्म हो गया था, और उसका श्रेय कहीं ना कहीं लालू प्रसाद को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से सीपीआई या लेफ्ट पार्टियों की जो जनाधार था, उसको धीरे धीरे शिफ्ट करवा दिया आरजेडी में। लेकिन बाद के काल में जब छोटे छोटे जो दल थे उन्होंने आरजेडी को नुकसान करना शुरू किया, तो उन्हें लगा कि माले, सीपीआई, सीपीएम, इन लोगों को थोड़ी थोड़ी सीटें देकर हम एक मजबूत गठबंधन बना लें, जिसका आधार ये दिखाई पड़ा ऋतु कि 2020 के चुनाव में आरजेडी का जो पूरा गठबंधन था वो 110 सीटों तक पहुंचा, जिसमें लेफ्ट पार्टियों में माले ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ठीक है, माले की एक बड़ी भूमिका जरूर दिखाई देती है। लेकिन मधुरेश, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, 10 सेकंड का समय है। जिस तरह से ये बता रहे हैं राजेश की एक बड़ा परिवर्तन तो दिखाई देता है माले के साथ के गठबंधन को लेकर, लेकिन बदलती परिस्थितियों में कहां पे माले दिखता है इस पूरी राजनीति में? और देखिए, कहीं ना कहीं माले जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके महागठबंधन के लिए, क्योंकि अभी हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था माले ने जिस तरीके से तरारी सीट पर जीत हासिल की थी। ये बताता है कि अभी भी माले का जो जनाधार है वो खत्म नहीं हुआ। दीपांकर भट्टाचार्य लगातार मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, ग्राउंड लेवल कार्यकर्ताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, और सबसे पहली लिस्ट महागठबंधन में प्रत्याशियों की 18 प्रत्याशियों के नाम की माले ने ही जारी की थी, और वो लगातार दीपांकर भट्टाचार्य। बिल्कुल मधुरेश, महागठबंधन में जहां कांग्रेस और आरजेडी तमाम ऐसे सीटों पर एक तरह से आमने सामने दिखाई दे रही हैं, उसमें महागठबंधन में माले ने ज्यादा स्पष्ट अपनी राजनीति को अभी तक सामने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश आपका, मधुरेश आपका, अरुण जी आपका भी हमारे साथ बिहार की इस पूरी राजनीति पे विस्तार से चर्चा के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी खबरें और